हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम विजन आईएएस का जो मैगजीन करंटली मंथली जो मैगजीन रहता है करंट अफेयर का, उसको हम रिवाइज करेंगे। तो ये हमारा जो मैगजीन है वो अगस्त 2023 का है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है हमारा वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। देखो, मेनली 1, 2 और ये इसके कुछ सब पार्ट्स हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि जो क्रिमिनल लॉज थे, यानी कि जो आईपीसी थी, है ना, उनको बदल करके भारतीय दंड संहिता बोला जाता था, उनको भारतीय न्याय संहिता के नाम से बदल दिया गया है। अब ये सिर्फ नाम ही चेंज नहीं हुआ है, हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि इनके अंदर कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। अगर आप में से जो लोग अभी करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलरली पढ़ रहे होंगे तो वो समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। जो भी ट्रक ड्राइवर्स ने जो स्ट्राइक किया है, ठीक है, जो ट्रक ड्राइवर ने स्ट्राइक किया है तो वो मेनली क्यों किया उन्होंने, तो उसका कारण भी हमें यहाँ समझ में आएगा कि ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने स्ट्राइक किया है। तो ब्रीफ में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक्चुअली जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, राइट, तो उनको जो पहले सज़ा मिलती थी, मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हो गया, जैसे हिट एंड रन, एक ही होता है हिट एंड रन, यानी कि मार के भाग जाना। तो उसमें क्या होता था ना, पहले 2 साल की मैक्सिमम सज़ा थी, ठीक है, और 2 लाख का मैक्सिमम जुर्माना था। लेकिन इसको बदल करके अभी कितना कर दिया गया, 10 साल, और यदि मतलब अगर मार के भाग गया तो 10 साल, और यदि मार के जो है उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया तो उसमें 7 साल, और 7 साल 7 लाख का जो है जुर्माना दे दिया है। ठीक है, 7 लाख का जुर्माना दे दिया है। तो देखो, इस तरीके से हम इस मैगजीन को पूरा डिटेल से कवर करने जा रहे हैं, और आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, आई एम नॉट ए टीचर और एनीथिंग लाइक दैट, बट दिस चैनल पर्पज इज़ दैट कि हम साथ में आकर के पढ़ सकें ना, और डिवाइड कर सके। जैसे हम अकेले में पढ़ते हैं तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन साथ में पढ़ेंगे तो अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब। पेज नंबर कौन सा है हमारा, पेज नंबर है 9। यहाँ नंबर 9 डालते हैं और ये आ गया मेरा टेस्ट पेज। तो यार, विजन का जो मैगजीन है ना, एकदम बढ़िया से रहता है। और ये आ गया, पहले सबसे पहले हम इसमें क्या कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारे ये डिजिटल प्रोटेक्शन वाला जो डिजिटल हाँ, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 आया, ठीक है, और अंग्रेजी में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये न्यूज़ में क्यों है, भाई इन न्यूज़। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति जी ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक DPDP को 2023 को मंजूरी दे दी। तो पहला पॉइंट हमें याद रहना चाहिए कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने इस बिल को जो है मंजूरी दे दी है। हाँ, अब इसकी समझते हैं पृष्ठभूमि की, आखिर इसको लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। ठीक है, देखो, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के एक केस था, KS पुट्टास्वामी, ठीक है, और वो किससे संबंधित है, प्राइवेसी से संबंधित है, यानी कि आपकी निजता से संबंधित है। तो इसको ना एक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। ठीक, जब इसको 2017 में हमने मूल अधिकार बना दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बाद एक दूसरा जो इसकी समिति थी, है ना, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाली जो समिति थी, उसने 2018 में व्यक्तिगत डाटा संरक्षण के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया। देखो, आपको ना, जैसे आप ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ में पिछला वाला जो पॉइंट है वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहना चाहिए कि भाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या दे दिया, एक तरीके से फंडामेंटल राइट बना दिया। फिर 2018 में जो न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति थी, उसने एक मसौदा तैयार किया व्यक्तिगत डाटा संरक्षण का। ठीक है,
और ये विधेयक प्रस्तुत किया। और इस समिति का गठन किस मंत्रालय के तहत किया गया? MIT, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखो पीटी में फिर यहीं से क्वेश्चन बनाता है। पीटी में क्या पूछ देगा? पीटी में पूछ देगा कि भाई ये बताओ कि जो हमारा डाटा डिजिटल प्रोटेक्शन डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका मसौदा किस समिति ने तैयार किया? ठीक है, क्या बोल देगा? उसका मसौदा किस समिति ने तैयार किया? ठीक है, ये भी हमारे पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो न्यायमूर्ति श्री कृष्ण। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि किस मंत्रालय के तहत ये समिति बनाई गई थी? तो किस मंत्रालय के तहत बनाई गई थी? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत बनाई गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसको कवर करने चलता है। दूसरी चीज़, आप चाहें तो इसको साइड में नोट डाउन करते हुए भी चले। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे जगह है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि भाई इससे संबंधित जो समिति थी, कमेटी कौन सी थी? न्यायमूर्ति श्री कृष्ण। 2 पॉइंट ये हो गए है ना। फिर आगे देखो क्या लिखा है। बाद में सरकार ने मसौदे को संशोधित किया और इसमें कुछ संशोधन किया गया। ठीक है, और संशोधन करने के बाद क्या किया गया? व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2019 के नाम से संसद में से पेश किया गया। ठीक है, इसके बाद फिर इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से संयुक्त समिति के पास भेजा गया। आपने पढ़ा होगा जब पॉलिटिक्स क्लास में कि संयुक्त समितियाँ क्या होती है। चलिए देखो, संयुक्त समिति ऐसी होती है, अब इसको एक बार वैसे देख लीजिएगा आपने उसमें। ठीक है, तो संसद की संयुक्त समिति ने विधेयक में व्यापक बदलाव किए। इसमें कुछ बदलाव किए गए और 2022 तक आते आते पीडीपी विधेयक, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 को वापस ले लिया। अब देखो फिर आगे क्या होता है। फिर ये कौन सा था हमारा? इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ने जनता की राय जानने के लिए इस विधेयक को एक मसौदा जारी कर दिया है। मसौदा विधेयक संसद में पारित होने के बाद डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बन गया। ये तो हमारा ठीक है, हमने इसका बैकग्राउंड जान लिया कि आखिर ये आया कैसे। ठीक है, हम समझते हैं कि यार ऐसा इसका महत्व क्या है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये देखो यूपीएससी मेंस में भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनाता है। जैसे यहाँ पे वो मतलब आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि ये बताओ कि इसका व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, रेयरली ऐसा पूछता है ना। ऊट पटांग से कुछ क्वेश्चन दे देगा, लेकिन आपको देखो इसको ना कई तरीके से यूज कर सकते हैं कि आवश्यकता क्या पड़ी। ठीक है भाई, आवश्यकता एक तरीके से हमें किसी चीज़ की कब होती है, यानी कि जब किसी चीज़ का कुछ उल्लंघन हो रहा होगा, यानी कि किसी के जो पर्सनल डाटा है उसका मिसयूज हो रहा होगा, है ना। तो इसका जो महत्व है उससे लिंक करो कि यदि हम उस चीज़ को रोक दें। देखो आवश्यकता की पूर्ति से हमें क्या पता लगेगा? महत्व। ठीक है, और महत्व से आप कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता का भी आइडिया लगा सकते हो। तो चलो पढ़ते हैं एक बार इसके। देखो इसके जरिए कम से कम व्यवधान के साथ डाटा सुरक्षा, यानी कि जो मैंने कहा कि किसी की जो सुरक्षा थी, जो डाटा के साथ कुछ छिड़खानी हो रही थी, है ना, तो उसको प्रोटेक्ट किया गया है। कानून को लागू करेगा। और डेटा प्रोड्यूसरीज द्वारा डेटा के उपयोग के तरीके में जरूरी परिवर्तन सुनिश्चित किया गया है। इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। अभी की बात बताओ, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे अभी यूपीआई है, यदि मान लीजिए हमारा डाटा जो है सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोग यूपीआई यूज करने से डरेंगे। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे फ्रॉड चलते रहते हैं, लेकिन यूपीआई में ऐसा कुछ है नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम बहुत तरह के फ्रॉड देखते रहते हैं। यदि ये सुरक्षित नहीं होगा हमारा डाटा तो लोग इसको यूज करने से डरेंगे। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था
एक तरीके से नहीं बन पाएगी। इनोवेशन इकोसिस्टम, भाई आप इनोवेशन तभी तो करना चाहेंगे, मान लीजिए जैसे आपने कोई एक डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करी, यदि वो सुरक्षित ही नहीं तो आप क्यों अपना समय और पैसा उसमें बर्बाद करेंगे? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं करना चाहेगा। तो ये इसका एक महत्व हो गया। ठीक है। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग लिविंग, यानी कि जीवन जीने में सुगमता। ठीक है। यदि हमारा डाटा जो है सुरक्षित है ना, किसी आप इंटरनेट पे इतने तरीके के काम करते हैं, हर चीज़ में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये वो। आपको कई बार देखा होगा कि आपने जिसको अपना नंबर नहीं शेयर किया वहाँ से भी कॉल आ रहे हैं। यदि अनवांटेड कॉल्स आपको आते रहेंगे तो आप ऐसे ही परेशान रहेंगे, है ना। आपके बिजनेस में छेड़खानी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए, और ये ईज ऑफ जो लिविंग वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा से जुड़ा है, ये आपकी सेफ्टी से जुड़ा है। ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी तो तभी हम इसको आगे बढ़ावा दे पाएंगे। अब इसके जो सिद्धांत है, ऐसा क्या है भाई इसमें, डिजिटल इसके प्रावधान क्या है, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। इस सहमति के आधार पर कानूनी रूप से मान्य पारदर्शी तरीके से व्यक्तिगत डाटा के उपयोग का सिद्धांत। इसका उद्देश्य तक सीमित रहना, यानी कि परमानेंट लिमिटेशन, जितना आपको काम है उतना ही डाटा शेयर करना। अगर आपने किसी को अपना डाटा दिया तो आपके बिना परमिशन के किसी और के साथ शेयर ना करना। फिर डाटा न्यूनीकरण का सिद्धांत, केवल उतना ही डाटा एकत्र करना जितना निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। डाटा सही, देखो मैं हर चीज़ एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये सिर्फ आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगी। डाटा सटीकता का सिद्धांत, यानी कि यह सुनिश्चित करना डाटा सही और अपडेट हो। भंडारण सीमा का सिद्धांत, कि वो उसकी एक लिमिट है कि वो कब तक हमारे पास रहेगा। ठीक है। जब तक कि निर्धारित दृष्टि की आवश्यकता होगी, यानी कि आपने अभी यूज़ नहीं है फिर भी आगे आपने रख लिया। जैसे कई बार आप देखते होंगे, जैसे आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बोलते हैं ना कि भाई 6 महीने बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा, फिर तो उनको आपको डाटा रखने का कोई वहाँ पे मतलब नहीं है। लेकिन आजकल कंपनियाँ फिर भी ऐसा करती हैं। उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित उपाय का सिद्धांत। ठीक है। तो इससे जो है सुरक्षा हो पाएगी आपके, जवाबदेही का सिद्धांत। डाटा सुरक्षा के सिद्धांतों DPP, यानी कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उचित प्राधिकरण और न्याय निर्णय तथा दोषी पर दंड आरोपित कर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। यदि किसी ने आपका डाटा अपनी आपकी परमिशन के बिना यूज़ किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आज हम इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे अभी हमने 2-3 चीज़ें समझ ली, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया था कि जो है राष्ट्रपति ने इसको क्या दे दी, एक तरीके से मंजूरी दे दी, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया। फिर हमने जान लिया कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है, फिर हमने देखा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। तो बैकग्राउंड में 2-3 कारण थे कि 2017 में इसको पुट्टा स्वामी केस में क्या दे दिया था, फंडामेंटल राइट बना दिया था, किसके तहत, प्राइवेसी के तहत। ठीक है। दूसरी चीज़ फिर जो थी कि 2018 में एक समिति का गठन किया गया, समिति का नाम क्या था, न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति थी। ठीक है। उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि भाई मतलब एक मसौदा तैयार किया था उसने। ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट आएगा कि 2022 में फिर इसको जनता के लिए ओपन कर दिया गया, जनता की राय जानने के लिए। ठीक है। और संयुक्त जो समिति थी पार्लियामेंट की, संयुक्त समिति ने इस पर जनता के लिए ओपन करके संयुक्त समिति ने पे कुछ मतलब कुछ बड़े परिवर्तन किए। ठीक है। और फिर 2023 में 2023 में इसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी कि जो मैं प्रैक्टिकली बता रहा था, कौन सी मिनिस्ट्री थी वो कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो हमारी जो मिनिस्ट्री थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। इसको हम
ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा रिवीजन। चलो ठीक है।